हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। थैंक यू अलॉन बॉय फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जूही बोल रही होती है, बॉस मुझे काम से निकाल दीजिए, मैं बहुत ही गंदी लड़की हूँ। वहीं टोनी बोलता है फालतू बातें मत करो, अगर तुम मेरे साथ में रहो तो मैं पूरी दुनिया को कॉन्क्वायर कर सकता हूँ। जूही सोच रही होती है इसने मुझे ऐसे जाने दिया, जबकि इसको पता है कि मैं इसको धोखा दे रही हूँ। तभी जूही के फोन पे 30 बिलियन डॉलर आते हैं। टोनी ने मैसेज किया होता है कि तुम्हें अगले हफ्ते ये खर्च करके दिखाना है, क्योंकि तुम हर बार अपने मिशन में सक्सेसफुल हुई हो। शॉक्ड होते हुए जूही बोल रही होती है क्या 30 बिलियन? आखिर टोनी तुम मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो? मैं तो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम देते हैं जूही की जो अफेक्शन होती है वो 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है, और फिलहाल की जो उसकी अफेक्शन होती है वो 93 पॉइंट्स होती है। टोनी सोच रहा होता है मैंने अपने 50 बिलियन खर्च कर दिए, यहाँ तक कि मास्टरी ऑफ एक्टिंग स्किल्स को भी यूज किया। कोई और लड़की होती तो मेरे प्यार में गिर गई होती, लेकिन तुमने सिर्फ 93 पॉइंट्स दिए हैं। तुम मुझसे काफी नफरत करती थी, इसी वजह से अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने मेडिकल स्किल में मास्टरी करने की सोची है। भले ही तुम्हारे दिल में पैसे से फर्क ना पड़े, पर तुम्हारे लुक से तो फर्क जरूर पड़ेगा। मेरे काउंटर अटैक का वेट करो, मैं तुम्हें इमोशनली टॉर्चर करूंगा। हम देते जूही ने मैसेज किया होता है बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, पर आप चाहे मेरे लिए कुछ भी कर दे, मैं ली फैमिली को धोखा नहीं देने वाली। टोनी सोच रहा होता अभी भी मुझे ये बता रही है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, पर मुझे इसके दिमाग से कोई मतलब नहीं है, मुझे इसके दिल की बातों को बाहर लेके आना है। जूही अभी दिमागी तौर पे काफी ज्यादा अनस्टेबल चल रही है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो जो कि इसको मेरी तरफ कन्विंस कर सके। टोनी बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, तुम यहाँ पे किसके लिए काम करती हो या किसके लिए नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस यहाँ टास्क कंप्लीट कर दो। वैसे भी मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम ली जानवी को धोखा दे दो, तुम यहाँ पे मेरे पैसे को यूज करते हो मिस्टर ली की भी हेल्प कर सकती हो, सच है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूही सोच रही होती है आखिर टोनी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि मैं इस पैसे का यूज करते हुए ली फैमिली की भी हेल्प कर सकती हूँ। क्या टोनी का पे कुछ जानना है? लेकिन वो मेरा यूज करते हुए कुछ भी नहीं जान पाएगा। वही हम देते हैं टोनी को, जो कि गेट खोलता है तो वो देखता है कि सारी लड़कियां उसका वेट कर रही होती है और काफी प्यार से उसको देख रही होती है। टोनी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो कि लोग मुझे इतने ज्यादा प्यार से देख रही है। बाकी लोगों का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन आखिर ये मैगमे मेरे ऊपर इतना खुश क्यों हो रही है, मैं तो इसको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। हम देखते हैं मैगमैन की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है। सिस्टम बता रहा होता है आपकी टारगेट किन मैगमैन, उनकी अफेक्शन 95 पॉइंट तक पहुंच चुकी है। टोनी सोच रहा होता है क्या ये मेरे अफेक्शन लिस्ट में कब आई, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, और ये मेरे ऊपर इतनी खुश हुई कि इसकी अफेक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। सिस्टम बता रहा होता है आपने इसके ऊपर 33 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 3.3 मिलियन मिल रहे हैं, साथ ही आपको 25 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट भी मिल रहे हैं, और हैकिंग में प्रोफिशिएंसी भी मिल रही है। हम देते टोनी को हैकिंग प्रोफिशिएंसी मिल रही होती है। टोनी सोच रहा होता है आखिर ये कैसी एबिलिटी है जिसकी वजह से मुझे नींद सी आ रही है। सिस्टम टोनी को बता रहा होता है आपने काफी सारे स्किल को एक्वायर कर लिया है, आपके दिमाग में बहुत सारी नॉलेज को भर आ चुका है, अब आपका दिमाग इसको संभाल तक नहीं पा रहा। आपके दिमाग में स्पेस ना होने की वजह से आपको स्ट्रेस सा फील हो रहा है, इसी वजह से हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने मेंटल एट्रीब्यूट को स्ट्रेंथ करिए, इससे आपका स्ट्रेस काफी ज्यादा रिलीव होगा। टोनी सोच रहा होता है क्या मेरे पास में बहुत सारी स्किल्स आ चुकी है, इसी वजह से आजकल मुझे सिर्फ नींद ही आती रहती है, लगता है मुझे अपने सोल पावर अपने माइंड पावर को बढ़ाना होगा। वैसे सिस्टम की ये चीज लॉजिक ही बनाती है, मुझे यहाँ पे जो स्किल्स मिल रही है वो कोई एक इंसान में लाइफ टाइम नहीं सीख पाता, वही सिस्टम से मुझे वो स्किल एक झटके में मिल जाती है। आखिर मेरा दिमाग भी कब तक इसको सह पाएगा। इस मैगमैन को देख के लगता था कि ये लड़की काफी ज्यादा लालची है और जागे को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, लेकिन असलियत में तो एक बहुत ही बड़ी हैकिंग मास्टर निकली, इसकी वजह से मुझे भी काफी अच्छी स्किल्स मिल गई है। क्रिस बोल रहा होता है मेरे जो माइंड और सोल की एबिलिटी है उसके अंदर 50 पॉइंट डाल दो। हम देते क्रिस का माइंड काफी ज्यादा फास्ट हो गया होता है। मैगमैन को देखते उसको पता चल पा रहा होता है कि आखिर उसकी हाइट कितनी है, उसने किस ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं, उसका मूड कैसा, उसका परफ्यूम किस ब्रांड का है। क्रिस सोच रहा होता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में सुपर कंप्यूटर आ चुका है जिसका यूज करते मैं कुछ भी जान सकता हूँ, और मुझे समझ में आके आखिर एक जीनियस का वर्ड कैसा होता है, वो हमेशा चीजों को हमसे बेहतर देख पाते हैं। मैगमैन बोल रही होती है टोनी मुझे माफ करना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, मैंने तो सब कुछ अच्छे के लिए किया था, लेकिन शायद से मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया। टोनी बोल रहा होता है कोई बात नहीं, तुमने जूही को अभी एक्सपोज कर दिया, अभी नहीं तो बाद में वो एक्सपोज तो होती ही, अब इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम जूही को बिल्कुल भी एम्बेस ना करो, जैसी चीजें पहले चल रही थी वैसे चलने देना, ऐसा एक्ट करना कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। स्कारलेट, जाओकी और वांग बोल रहे होते हैं ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। वहीं झीलू, रॉय और नताशा बोल रहे होते हैं आखिर हम ऐसा एक्ट कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। मैगमैन सोच रही होती है कि टोनी ने यहाँ पे जूही को अपने काबू में कर लिया है और वो जूही का यूज करते हुए ली फैमिली की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना चाहता है। अब जूही एक डबल एजेंट के तौर पे काम करेगी। सच में टोनी तो काफी ज्यादा समझदार निकला, सच छुपा के अपना काम निकलवाना और पास की चीजों को पास में ही छोड़ देना, ये सिर्फ एक गॉड का दिमाग ही सोच सकता है।
सच में टोनी एक बेस्ट मेल है। बाहर हम देखते हैं जुई को, जो कि अंदर एंटर करने वाली होती है। वहीं अंदर टोनी सभी लोगों से बोल रहा होता है कोई भी जुई से गलत तरीके से बिहेव मत करना। वो आज ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और वो मेरी काफी जरूरी साथी है जो कि मेरे साथ में काम करती है। जुई सोच रही होती है टोनी मुझे यहाँ पे सीरियसली प्रोटेक्ट कर रहा है, इतने में तो कोई मुझे बाहर फेंक देता। यहाँ तक कि मिस्टर ली भी मुझे बाहर फेंक चुके होते, पर टोनी यहाँ पे पूरे दिल से मेरी हेल्प कर रहा है। मुझे यहाँ पे शक हो रहा है कि मैं यहाँ पे सही इंसान को फॉलो कर भी रही हूँ कि नहीं। क्या मुझे यहाँ पे टोनी को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है। जुई ने अपना सामान पैक कर लिया होता है और वो बाहर आ गई होती है। जुई बोल रही होती है बॉस, अब हमारे बीच में यहाँ पे सब कुछ यहीं पे खत्म होता है। मैंने यहाँ पे अपने लिए कार मंगा ली है, मैं खुद चली जाऊंगी। टोनी बोल रहा होता है सेक्रेटरी जुई, तुम्हें यहाँ पे रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ पे रह सकती हो। जुई बोल रही होती है मैंने आपको धोखा दिया है, इस बात का हमेशा मुझे गिल्ट रहेगा। मानती हूँ कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो एक स्पाई हूँ और चाहे स्पाई कितना ही बदल जाए वो स्पाई रहता है। यहाँ पे रह के मैं बस आपको तकलीफ दूंगी, मैं आपका कोई भी काम नहीं निकलवा पाऊंगी। इससे बेहतर कि मैं चली जाऊँ। जुई को जाते हुए देख के वांग सोच रही होती है क्या मेरे बदन ने जुई को धोखा देने के लिए बाहर निकाल दिया। आखिर सिस्टर जुई कहाँ पे जाएंगी, उनका फेस अब काफी ज्यादा खराब हो चुका है। पता नहीं ली जियानमू उनको एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं। देखा है तो जुई का जो प्लान था वो फेल हो चुका है, तो क्या वो अगर अपने रियल बॉस के पास में वापस जाएंगी तो उनको डांट पड़ेगी। झीलू बोल रही होती है अब मुझे याद आया कि जुई को तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है कि आखिर यहाँ पर टोनी का असली प्लान क्या है। उसके बारे में तो मैंने और टोनी ने बहुत पहले डिस्कस कर लिया था। जब ली जियानमू को एक बार पता चलेगी कि उसके पास में जितनी भी न्यूज रहती है वो सभी की सभी फेक है, तो वो तो काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। यहाँ तक कि जुई ने यहाँ पे जो भी कुछ किया है उसको पता चलेगा कि आखिर रियल बॉस कैसा होता है, वो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। झीलू और वांग सोच रहे होते हैं पता नहीं जुई के साथ में क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं झीलू के फोन पे उसका भाई मिस्टर लिन का कॉल आता है। झीलू बोल रही होती है फाइनली बता आपको मेरी याद आई गई। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं सिस्टर अभी तुम कहाँ पे हो, मैंने तुम्हें काफी दिन से नहीं देखा। झीलू बोल रही होती है अभी मैं टोनी स्टार्क के घर पे हूँ। आपको पता है मैंने अभी यहाँ पे बहुत ही बड़ा ड्रामा देखा है, अगर आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आप तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। मिस्टर लिन सोच रहे होते हैं क्या अभी टोनी स्टार्क के घर पे है, क्या झीलू को हमारी और लिन फैमिली के डील के बारे में नहीं पता, जो कि वो आराम से टोनी स्टार्क के पास में घूम रही है। हमने उसको टोनी स्टार्क के पास में इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए भेजा था, ना कि वहाँ पे बसने के लिए। झीलू के यहाँ पे रहने से काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। गुस्सा करते हुए मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं तुमको टोनी के साथ में दिन भर नहीं रहना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम आधे महीने के अंदर यूनिवर्सिटी वापस जाने वाली हो, तो थोड़ा घर पे भी मन लगाओ, हमको तुमसे मिले हुए कितने सारे दिन हो गए हैं। झीलू गुस्सा करते हुए बोल रही होती है मैं कोई बेवकूफ बच्ची नहीं हूँ जो कि यहाँ पे कुछ भी कर रही है। जब बदर को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे कितना बड़ा काम किया है तब वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। झीलू सोच रही होती है बदर को भी लगता है कि मैं एक छोटी सी बेवकूफ सी बच्ची हूँ, पर मैं यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े काम कर रही हूँ। मेरे कामों के बारे में जानने के बाद में सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि लिन झीलू भी एक बहुत ही बड़ी बिजनेस जीनियस है। रोया बोल रही होती है जाके क्या तुम उन दोनों छोटी लड़कियों को जानती हो क्या। रोया बोल रही होती है उन दोनों में से जो एक साइड में खड़ी है ना वो टोनी की हाफ सिस्टर है, उसका नाम है वांग मैंग मैंग। वही जो राइट में खड़ी है जो कि काफी ज्यादा गुस्से वाली दिख रही है वो लिन फैमिली की यंग मिस है लिन झीलू। जाके शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है जो लिन फैमिली है वो तो सियोल की सबसे ज्यादा रिच फैमिली है ना। साथ ही जाओकी सोच रही होती है टोनी को हमसे दूर गए हुए कुछ दिन हुए हैं। तभी जाओकी बोल रही होती है तुम झीलू और वांग हो ना, मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, मेरा नाम है जाओकी और मैं टोनी की यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और asleeltv.com की CEO भी हूँ। यहाँ पे हम सभी लड़कियाँ टोनी की दोस्त है, तो क्या तुम हमें अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहोगी। शॉक्ड होते हुए टोनी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। एक साथ रहने के बावजूद भी ये लड़की काफी ज्यादा खुशखुशी लग रही है। अपने कॉन्टेक्ट तो ये लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे कि ये लोग बरसों पुराने दोस्त हो। आखिर लोग के रिलेशन इतने अच्छे कब हो गए। जाओकी बोल रही होती है झीलू मैंने तुमको ग्रुप में ऐड कर लिया है, अब हम सभी लोग दोस्त हैं। टोनी सोच रहा होता है पता नहीं इन लड़कियों को ग्रुप फॉर्म करने की क्या आदत होती है, पहले से ही रोया और जाके का ग्रुप था, अब इन लोगों ने एक और ग्रुप बना लिया। सीन 14 में इंपीरियल होटल का 3608 रूम नंबर का सीन दिखाया जाता है। ली जियानमू बोल रहा होता है जू तुम्हारा फिर से स्वागत है। कल जो अम्ब्रेजा ऑर्गेनाइजेशन और सॉफ्ट बैंक के लोगों ने तुमसे जो भी बातें बोली थी उसका बुरा मत मानना। वैसे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोग को काफी सारा पैसा दिया है, सिर्फ यही रीजन था कि मैंने उन लोगों के सामने तुम्हारा स्टैंड नहीं लिया और उन लोगों को ऑफेंड नहीं किया। कल मैं गलत था। वैसे मैंने कोरिया के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन से बात करी है, तुम्हारा मिशन खत्म होने के बाद में तुम फिर से अपनी ब्यूटी को हासिल कर पाओगी। जूही बोलती है यंग मास्टर का शुक्रिया, मैं समझ सकती हूँ कि कल आपने ऐसा बिहेव क्यों किया था। ली जियानमू बोल रहा होता है वैसे तुम इस बार यहाँ पे क्यों आई हो। जूही बोल रही होती है मास्टर में आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। ली जियानमू बोल रहे होते क्या तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है, तो फिर टोनी ने क्या किया, क्या उसने तुम्हारे लिए चीजों को काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया। जूही बोल रही होते नहीं, उसने चीजों को मुश्किल नहीं किया बल्कि उसने मुझे अपने साथ में काम करने के लिए इनवाइट किया
पर मैंने उसको मना कर दिया। जूही सोच रही होती है मास्टर को यहाँ पर टोनी के दिए हुए 30 मिलियन के बारे में बताना सही नहीं रहेगा। इनको लगेगा कि मैंने इनको धोखा दे दिया, इसी वजह से टोनी मुझे पैसे दे रहा है। जानवो बोल रहा होता है तुम्हारे पास जाते वक्त उसने कैसा रिएक्ट किया था। जूही बोल रही होती है वो बहुत ही शांत थे और वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे। ली जानवो बोल रहा होता है उसके फेस पे गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट कुछ भी नहीं दिख रहा था। जूही बोल रही होती है नहीं मास्टर, टोनी स्टार्क अपने इमोशंस को हैंडल करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन मुझे एक बात तो पता चल चुकी है, टोनी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में स्टार्टिंग से पता चल गया था कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। शॉक्ड होते हुए जियानमू बोल रहा होता है क्या उसको पता है? मुझे बताओ कि यहाँ पे फेटिया रियल एस्टेट को कौन ऑन करता है। जूही बोल रही होती है वो वांग मैगमंग के नाम पे है, जो कि टोनी की बहन है। जियानमू सोच रहा होता है हम टोनी के ट्रैप में गिर गए। फिर जियानमू बोल रहा होता है मेरे पास में जाके उस पूरे एरिया का मैप लेके आओ, लगता है चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गई है। जियानमू बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी भी कंपनी है जो कि हाल फिलहाल में यहाँ पे काफी सारी जमीनों को खरीद रही है। एक्सपर्ट बता रही होती है इस एरिया में बहुत सारी लिन फैमिली की प्रॉपर्टीज है जो कि छुपे तौर पर ली गई थी और अभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। फिर ली जियानमू जल्दी से मिस्टर लिन को कॉल करते हैं। मिस्टर लिन सोच रहे होते हैं एल्डेस्ट सन ऑफ ली फैमिली, आखिर मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों कर रहे हैं। कॉल उठाते हुए मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं अच्छा हुआ मिस्टर ली आपने मुझे कॉल कर दिया, अभी मैं आपको सियोल की बेस्ट डिश खिलाने के लिए बुलाने वाला था। चिल्लाते हुए ली जियानमू बोल रहा होता है मिस्टर लिन तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने टोनी स्टार्क के साथ में हाथ मिला लिया और मुझे धोखा दे रहे हो। आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुमने हमारी ली फैमिली को धोखा दे दिया, तुम एक नंबर के दोगले इंसान हो। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया। ली जियानमू बोल रहा होता है आप कंफ्यूज होने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि स्केप रियल एस्टेट तुम्हारी फैमिली की कंपनी है। जिस एरिया में टेलीविजन इंडस्ट्री बनने वाली है उसके ना 2 कंपनी ने जमीन खरीदा है। सबसे पहले तो है फेटिया रियल एस्टेट और दूसरी है स्केप रियल एस्टेट, और ये दोनों ही टोनी स्टार से कनेक्टेड कंपनीज है। अब तो टोनी स्टार को प्रॉपर्ली जमीन मिल गई बनाने के लिए, क्या तुम अभी बोलोगे कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मिस्टर लिन सोच रहे होते हैं क्या स्केप रियल एस्टेट, आखिर हमारे पास में ऐसी कंपनी कहाँ से आ गई, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं आप प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं सबको इन्वेस्टिगेट करके आपको बताता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है स्केप रियल एस्टेट नाम की कोई भी कंपनी हमारे पास में नहीं है। तो फिर आखिर ये कंपनी कहाँ से आई और हमसे कैसे जुड़ गई, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ली जियानमू बोल रहा होता है मैं तुमको आधे दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर मुझे तुम्हारा आंसर सही नहीं लगा तो तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ में क्या कर सकता हूँ, और जो भी तुम्हारे साथ में होगा मैं उस बात की गारंटी देता हूँ कि वो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। कॉल काटते हुए मिस्टर लिन फोन को जमीन में फेंक देते हैं और बोल रहे होते हैं आखिर ली जियानमू खुद को समझता क्या है, वो तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात है, वरना मैं इस कुत्ते को भी सबक सिखा देता। हम दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, मैं को इसका बेटा नहीं कि मुझे कभी भी कुछ भी सुना दे। मुझे इस ली फैमिली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन एक सेकंड रुको, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ली फैमिली के साथ में हाथ मिला के मैंने कम से कम $10 बिलियन खर्च कर दिए हैं, अगर यहाँ पे चीजें खराब हो गई तो पता नहीं अपनी फैमिली को क्या एक्सप्रेशन दूंगा। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं अंकल जाओ जाके चेक करो कि जो स्केप रियल एस्टेट है वो किसके अंडर में है। ली जियानमू काफी ज्यादा गुस्सा हो रखा है, पक्का इस कंपनी के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो बिना किसी प्रूफ के मेरे ऊपर इतना ही चिल्लाएगा। अंकल फू बोल रहे होते हैं ठीक है मास्टर मैं जाता हूँ। 2 घंटे बाद में अंकल फू रिपोर्ट्स लेके आ गए होते हैं। रिपोर्ट पढ़ते हुए ली जियानमू काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और सोच रहा होता है स्केप रियल एस्टेट की ओनर और कोई नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन झीलू है। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा कि आखिर वो स्केप रियल एस्टेट को कैसे ऑन करती है। बड़ी बात तो ये है कि स्केप रियल एस्टेट के पास में $50 बिलियन की प्रॉपर्टी है और एक 18 साल की बच्ची के पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया कि उसने इतनी बड़ी कंपनी बना ली और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चला। अंकल फू बोल रहे होते यंग मास्टर गौर से देखिए, आपका प्लान था कि फेटिया रियल एस्टेट कंपनी लैंड एक्वायर करेगी और टुकड़ों टुकड़ों में एक्वायर करेगी, इसकी वजह से जोड़ने में काफी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर हम लोग फेटिया और स्केप को जोड़ दे तो इस पूरे के पूरे एरिया को इन दोनों कंपनी ने खरीद लिया है। इस सिचुएशन को अपने अंडर में करना टोनी स्टार्क के लिए काफी आसान हो गया है। हम लोगों को लगा था कि हम लोगों ने टोनी स्टार्क को बर्बाद कर दिया, लेकिन असल में दिक्कत में तो हम लोग खड़े हैं। हमने जितनी भी जमीनें खरीदी थी वो 3 गुना पैसे में खरीदी थी और सोचा कि बाद में उसको महंगे दाम पे बेच देंगे, लेकिन इस चक्कर में हम लोगों ने फैमिली का बहुत ही बड़ा पैसा फंसा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। मिस्टर लिन बोल रहे होते मुझे कभी भी नहीं लगा था कि टोनी स्टार्क हमारे लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद देगा। मुझे लग ही रहा था कि झीलू अभी तो टोनी स्टार्क के पास में क्या कर रही है। असल में उस कमी टोनी स्टार्क ने मेरी बहन का ब्रेन वॉश कर दिया है और वो उससे अपना काम निकलवा रहा है। यहाँ पे मैं झीलू को सब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा। झीलू ने मुझे लास्ट टाइम कॉल करके कहा था कि वो कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा करने वाली है, इतना बड़ा कि वो हमारी फैमिली की सबसे बड़ी बिजनेसमैन बन जाएगी, लेकिन वो तो मुझे ही खत्म करने में लग गई। कहीं इस धोखेबाज के चक्कर में हमारी पूरी फैमिली बर्बाद ना हो जाए। मैं अभी जाकर झीलू से बात करता हूँ। कॉल उठाते हुए झीलू बोल रही होती है बदर कमाल की बात है, आपने मुझे 2 दिन में 2 बार कॉल कर दिया, आखिर वो क्या काम था। मिस्टर लिन बोल रहे होते मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या जो स्केप रियल एस्टेट नाम की कंपनी है वो तुमने बनाई है। झीलू बोल रही होती है लगता है बदर आपको इसके बारे में पता चल ही गया। अब आपको पता चल गया ना कि आपकी छोटी बहन कितनी बड़ी जीनियस है। हमेशा आप मुझे कहते हैं कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन देखिए मैंने कितना बड़ा काम करके दिखा दिया। आपको पता जमीनें खरीदने में अंकल लू ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है। गुस्सा करते हुए लिन बोल रहा होता है, जीरू तुमने हमारी फैमिली और अंकल लू का यूज किया टोनी स्टार्क के लिए जमीनें खरीदने में। क्या तुम्हारे सर के ऊपर किसी गधे ने लात मार दी है या फिर तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हें पता चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है, जल्दी से घर वापस लौटो। कॉल काटते हुए झीलू बोल रही होती है, मेरी फैमिली के सभी लोग बेकार है, ब्रदर मुझे फालतू में डांट रहे हैं, मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। सिर्फ मिस्टर टोनी स्टार्क को ही पता कि आखिर किसी के टैलेंट को कैसे अप्रिशिएट करते हैं। मैंने उनके लिए मेहनत करी, उन्होंने मेरी तारीफ करी, वो मेरी पूरी फैमिली से काफी बेटर है। मिस्टर लिन बोल रहे होते क्या झीलू ने कॉल काट दिया? आखिर अपने भाई का कॉल कैसे काट सकती है? लगता है उस टोनी स्टार्क ने इसको इतनी हिम्मत दे दी है कि वो अपने भाई का कॉल काट रही है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ये बोलते वो अपना फोन फेंक देता है। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं, अंकल लू मुझे एक नया फोन चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं छोटी सी बच्ची को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे अगला काम क्या करना है। अंकल लू बोल रहे होते, यंग मास्टर चीजें अभी हद तक पहुंच चुकी है, यंग मिस को लेके आना काफी ज्यादा मुश्किल है और टोनी स्टार्क को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हमें बस ये देखना है कि हम अपने लॉसेस को कवर कैसे करें। मिस्टर लिन बोल रहे होते, लॉसेस कवर करने से आपका मतलब क्या है? अंकल फू बोल रहे होते, अगर हम करंट सिचुएशन के हिसाब से उसको देखें तो टोनी स्टार्क पावर में, पैसे में, दिमाग में, यहाँ तक कि हर एक चीज में मिस्टर ली से काफी आगे है और मिस्टर ली कभी उसकी बराबरी कर भी नहीं सकते। यहाँ तक कि जो हमारी यंग मिस है वो भी टोनी स्टार्क का ही साथ दे रही है। मेरी बात माने तो हमें भी टोनी स्टार्क के साथ में हाथ मिला लेना चाहिए। यंग मिस ने उन्हें काफी ज्यादा हेल्प करी है तो पक्का से टोनी स्टार्क हमको मना नहीं करेगा और हमें भी यहाँ पे कुछ खास लॉस नहीं होंगे। लेकिन यंग मास्टर अगर आप टोनी स्टार्क का साथ चुनते हैं तो आपको मिस रोया के बारे में भूलना पड़ेगा, क्योंकि शायद से टोनी स्टार्क और मिस रोया का कुछ लेना देना है। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं, फालतू बातें मत करो, मैं कभी भी रोया के ऊपर गिव अप नहीं करूंगा और मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ जो कि अपनी बातों से पीछे हट जाए। और अगर मैं जाके झीलू के सामने सर झुका लूंगा तो आखिर मैं फैमिली में लीडरशिप के लिए आगे कैसे बढ़ूंगा? अंकल फू बोल रहे होते, सिर्फ एक लड़की के लिए इतना सब कुछ करना हमारे लिए काफी भारी पड़ सकता है, चीजें इतनी खराब भी ना हो जाए कि हमको संभाल ही ना पाए। मिस्टर लिन बोल रहे होते, अंकल फू प्लीज आप फालतू बातें मत करिए, मेरे फादर भी काफी ज्यादा बीमार है और लिन फैमिली को लेकर जितने भी फाइनल डिसीजन है वो सारे मेरे हैं और लिन फैमिली के साथ में अच्छा हो या बुरा हो ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। अंकल फू बोल रहे होते, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बातों से पीछे हटता हूँ। अंकल फू सोच रहे होते, यंग मास्टर भी काफी ज्यादा यंग है, यहाँ पे मैं पैसे की बात नहीं कर रहा था। यंग मिस ने यहाँ पे इतना अच्छा रास्ता ढूंढा है कि वो आराम से किसी बड़ी दिक्कत से भाग सकती हैं। वहीं इनके अंडर में लिन फैमिली बहुत ही बड़ी दिक्कत में जा रही है। अभी इन्होंने 3 बहुत ही बड़े लोगों से हाथ मिला लिया है, साथ में कर्जा भी ले लिया है। यहाँ पे टोनी स्टार्क का साथ देना हो सकता है हमारे लिए अच्छा भी हो और बुरा भी हो। अब यहाँ पे क्या होगा कोई भी नहीं कह सकता। सीन चेंज होता है, हम देते ली जियामू को, जो कि बोल रहे होते हैं, मास्टर हमको पता चल चुका है स्कैप रियल एस्टेट के मालिक है लिन झीलू, जो कि लिन फैमिली की सेकंड डॉटर है और वो टोनी स्टार्क के बहुत ज्यादा करीब है। उन्होंने अपनी कंपनी को वैसे ही ग्रो किया है जैसे कि फेटिया रियल एस्टेट ग्रो हुई है और उनके कंपनी के पास में फंड्स की कोई कमी भी नहीं है, इसी वजह से वो ग्रो होने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। ली जियामू बोल रहा होता है, ठीक है फिर तुम्हें से किसी को भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जूही सोच रही होते, टोनी स्टार्क का सेक्रेटरी बनके मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे पता भी नहीं था कि वो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है। जूही बोल रही होती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, सारी की सारी गलती मेरी है, मुझे कभी भी लगा था कि मैं पकड़ी जाऊंगी। जियामू बोल रहा होता है, तुम बोल रही हो कि ये गलती है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने 100 बिलियन लगा दिए थे, यहाँ पे बर्बाद होने का मतलब है कम्प्लीटली बर्बाद होना, और तुम बोल रहे हो कि सारी गलती तुम्हारी वजह से हुई है। फिर वो जूही के चोट के ऊपर आयरन का कंटेनर मार देता है और बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि 10 बिलियन की वैल्यू कितनी होती है? आखिर यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे फालतू बातें कर रही हो? यहाँ पे सारी की सारी गलती मेरी है, जहाँ पे मैंने तुम्हारे से डॉग को इतनी हिम्मत दी कि वो मेरे सामने इतना बोल सके। 10 बिलियन का लॉस हुआ है, क्या तुम्हें संभाल सकती हो? और क्या तुम्हारी इतनी वैल्यू भी है? तुम हमारी ली फैमिली का पाला हुआ एक कुत्ता हो, मैंने तुम्हें ह्यूमन बनने की अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन तुम तो ह्यूमन भी नहीं बन पाई। तुम्हें क्या लगता है तुम काफी टैलेंटेड हो? तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम्हारे पास में जो भी कुछ है वो हमारी सारी लिन फैमिली का दिया हुआ है। हम जूही के चोट में से खून निकलने लगा होता है। फिर जियामू गार्ड्स को बुलाते हुए बोल रहा होता है, इसको बाहर फेंक दो, इस जैसी लड़की की हमारी कमरे में कोई भी जगह नहीं है, मुझे इसकी बेकार शक्ल नहीं देखनी और अभी इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, जब तक इसके ऊपर से इल्जाम क्लियर ना हो जाए तब तक यहाँ से कभी जाने मत देना। एक दूसरी लड़की बोल रही होती है, मास्टर लिन, सिस्टर जो कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती, हम सभी ली फैमिली में बड़े हुए हैं और हम कभी भी ली फैमिली को धोखा नहीं दे सकते। मिस्टर लिन बोल रहे होते, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे धोखा दिया है कि नहीं दिया, पर इसके चक्कर में मुझे लॉस तो हो गया ना। आखिर मैं अपनी कंपनी के लोगों को क्या जवाब दूंगा? इस बेकार से कुत्ते के पीछे मैं अपना पोजीशन नहीं गवा सकता। जूही सोच रही होती है, आखिर इनके कहने का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे यहाँ पे इतना गुस्सा आ रहा है, आखिर मैं इतने सालों से किसको फॉलो कर रही थी। सीन चेंज होता है, टोनी के घर का सीन दिखा जाता है। टोनी घर पे रोया आई होती है और बोल रही होती है, वांग क्या तुम घर पे अकेली हो? तुम्हारा भाई तुम्हें पे अकेला छोड़ के चला गया, उसको अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वांग बोल रही होती है, नहीं मेरा भाई तो बेसमेंट में काम कर रहा है। रोया बोल रही होती है, आखिर वो बेसमेंट के अंदर चुपके से काम क्यों कर रहा है? उसको देखे हुए मुझे कुछ दिन हो गए हैं,
यहाँ तक कि उसको अभी तक किसी ने भी नहीं देखा कि आखिर वो क्या काम कर रहा है। वांग बता रही होती है उनके बेसमेंट में एक लेबोरेटरी है और वो किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पर वो मुझे कभी भी उसके अंदर एंटर ही नहीं करने देते। वो बोलते कि मैं उनको डिस्टर्ब कर दूंगी। शॉक्ड होते हुए रोया बोल रही होती है क्या वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। रोया सोच रही होती है आखिर टोनी कैसा एक्सपेरिमेंट करता होगा। वही हम देते टोनी ने एक पेस्ट बनाया होता है और बोल रहा होता है हाँ मेरा काम हो गया। टोनी बोल रहा होता है फाइनली मेरी रिसर्च काम आई। मैं काफी हफ्तों से मेडिकल स्किल का यूज करते हुए चीज बनाने का ट्राई कर रहा था और फाइनली मैंने बना ही लिया। टोनी ऐसा बोल ही रहा होता है तभी बाहर से रोया डोर को नॉक करती है। रोया बोलती है मैं रोया हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ। टोनी सोच रहा होता है रोया तो काफी टाइमली आ गई। टोनी रोया से बोल रहा होता है तुम तो बहुत सही टाइम पे आई हो। वैसे तुम्हारे फेस या बॉडी के ऊपर कोई स्कार है क्या। रोया बोल रही होती है मेरे बॉडी के ऊपर स्कार, हाँ मेरे सर के ऊपर एक स्कार है। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने भाई से मजाक में फाइट कर रही थी, उस दौरान मुझे चोट लग गई थी। नॉर्मली तो ये स्कार बहुत ही छोटा है और ये मेरे बालों से ही छुप जाता है। रोया सोच रही होती है आखिर टोनी मेरे स्कार के बारे में क्यों पूछ रहा है, आखिर ये करने क्या वाला है। अब टोनी क्या करने वाला है वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।